आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न के सभी खंडों को सॉल्व करने वाले हैं और आप अच्छे से इसको पढ़िए। देखो, कह रहा है प्रश्न, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। निरूपित करना है। तो जब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें हमने एक बात कही थी कि भाई दो घात समीकरण का रियल लाइफ में जो यूज है उसको आप इसी अध्याय के पहले प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न में देखने वाले हो। तो वो चीज़ें अब आप फेस कर रहे हो। तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सामने आता है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुना अधिक है, दो गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब पहली चीज़ तो इन्होंने बता दिया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और प्रश्न में ना ही लंबाई दिया है ना ही चौड़ाई दिया है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के बीच में एक छोटा सा संबंध दिया है, रिलेशन दिया है। उसी को हम बनाएंगे और उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो माना माना क्षेत्र की लंबाई, देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई जितनी है उसका दोगुना करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे, वो बराबर होगा किसके, लंबाई के। तो इसका मतलब चौड़ाई हमें पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर यक्स। मीटर में है तो मीटर में समझो। क्षेत्र की लंबाई बराबर, कह रहे हैं कि चौड़ाई के दो गुने, चौड़ाई कितना है यक्स का दोगुना से एक अधिक है, से एक अधिक कर दो, ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी लंबाई और ऊपर हमने चौड़ाई यक्स को मान लिया है। भूखंड का क्षेत्रफल इन्होंने बता दिया है। क्षेत्र का क्षेत्रफल, भूखंड का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 528 इक्वल टू लंबाई कितनी है भाई हमारे अनुसार 2x+1, चौड़ाई कितनी है, x है। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा वो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 528 इक्वल टू इस x का गुणा अंदर करा दो, 2x² प्लस x, ठीक है। 2x² प्लस x, इस संख्या को उठा के हम इधर ला लेते हैं, है ना। इधर ला देंगे तो यहाँ पे प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर 2x² प्लस x माइनस 528, ठीक है। तो जो फाइनल हमारे पास बन रहा है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसमें जो हमारी चर राशि है x, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ये हो गया। लंबाई चौड़ाई को अलग करके पूछा नहीं है प्रश्न में, इसलिए इससे आगे हमें हल करना नहीं है,
ठीक है। अब दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि सर फिर इसका यूज़ हमने किया ही क्या। तो देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने तुम्हें कुछ बताया है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। एक तो श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करेंगे और दूसरा गुणनखंड की विधि से। अगर हमें इसी प्रश्न में दे देता कि भाई उस भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का चौड़ाई और लंबाई दोनों को अलग अलग हमें बताओ कितना होगा, तब जाके हम इस द्विघात समीकरण को हल करते किसी एक विधि से, या तो श्रीधराचार्य से हल करते या तो गुणनखंड विधि से हल करते। हल करने के बाद जो भी एक्स का मान निकल के आता उसको हम यहाँ पर रख देते और वो चौड़ाई हो जाता। यहाँ पर जब हम रखते तो वो किसके बराबर हो जाता, लंबाई के बराबर। ठीक है, हालांकि प्रश्न में ऐसा कुछ कहा नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा है कि इसको पढ़ के आप द्विघात समीकरण बनाइए। तो ये देखो इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक शब्द यहाँ पर देख रहे हो, दो क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम, अगला क्रम किसका होगा। अगर कोई एक संख्या 5 है तो इसका क्रमागत जो संख्या होगी अगली संख्या वो 6 हो जाएगी। कोई संख्या अगर 101 है तो अगली संख्या 102 हो जाएगी। क्रम में अगली संख्या जो होगी उसी को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। मान लो एक संख्या 15 है तो अगली संख्या 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या x+1 हो जाएगी। 15 था, 15 में एक जोड़ दिया 16, 101, इसमें एक जोड़ दिया 102, 5 था, 5 में एक जोड़ दिया 6, तो x था, x में एक जोड़ दोगे तो x+1 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण, धनात्मक लेना है ऋणात्मक नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा इसे हमें बताना है। ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है प्रश्न, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस दो घात समीकरण बना के छोड़ देना है, एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे माना पहली संख्या बराबर एक्स, क्रमागत अगली संख्या x+1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और लिख सकते हो, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, तो इस तरीके से लिखा जाए तो ज़्यादा सही होगा। पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्रमागत दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1। ठीक है, इस तरीके से दोनों का गुणनफल 306 के बराबर है। पूर्णांकों का गुणनफल का गुणनफल बराबर 306। तो पूर्णांकों का गुणनफल कर लेते हैं, x गुणे x+1 बराबर 306। x का गुणा अंदर करा दो, x² + x बराबर 306। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, x² + x - 306 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें चर राशि को अगर आप देखोगे
तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भाई? द्विघात समीकरण है ना। सॉरी, बनाना था तो हमने बना लिया, इस प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा। तो द्विघात समीकरण हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो भाई। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की माँ अपने बच्चे से 26 वर्ष बड़ी है और किसी ने बता दिया कि भाई रोहन की आयु इस समय 5 वर्ष है, तो उसके माँ की आयु कितनी होगी? तो 26 धन 5 करोगे, मतलब 31। तो अगर मैं कहूँ रोहन की उम्र यक्स है, तो उसके माँ की उम्र कितनी होगी? तो यक्स धन 26। ठीक है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, हो जाएगी, सॉरी हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करना है। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, तो माँ की वर्तमान आयु बराबर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ x है, सॉरी रोहन की उम्र x वर्ष है, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष कौन हो जाएगा? रोहन की माँ की आयु। ठीक है, ये तो हो गया वर्तमान। अब आगे पढ़ते हैं। उनकी आयु, उनकी मीन्स दोनों की, माँ बेटे दोनों की, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद इनकी आयु जो है और इनका गुणा करा देंगे आयु का, तो किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु अभी तो भाई यक्स है, 3 साल बीत जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु अभी कितनी है? यक्स प्लस 26। 3 वर्ष बाद इसमें 3 और जुड़ जाएगा, है ना। तो जो फाइनल निकल के आएगा यक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद जो आयु होगी उसका गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है, 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है यहीं पर देखने को मिलेगी। किसकी किसकी? रोहन की भी और उसकी माँ की भी। ठीक है, तो इनके आयु का गुणनफल करके 360 के बराबर कर देना है। प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना सार, प्रश्न कह रहा है कि इनके आयु का गुणनफल करो 360 है कि 6 है, 1 मिनट, 360 के बराबर करना है। ठीक, तो भाई रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3, और उसकी माता जी की आयु एक्स प्लस 29, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 360 के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे? 360 के। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लो, एक समीकरण बनेगा जो कि द्विघात समीकरण ही होगा, ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलो, एक्स का गुणा एक्स में कराओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 29 में कराओगे तो क्या हो जाएगा? 29x। ठीक है, 3 का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा? 3x।
3 का गुणा 29 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका गुणा इन दोनों में हो गया, इसका इन दोनों में। ठीक है, अच्छा 360 बराबर के इधर है, इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 30, 30 2 32, 32x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ जोड़ के लिख दिया है। 360 माइनस में है, 87 प्लस में है। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -273 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो जो चर राशि है हमारी, उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, हाँ 2 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब चाल कैसी है, समान है, लेकिन दिया नहीं है कि चाल कितना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब चाल दिया नहीं है और कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब समय भी नहीं दिया है और ना ही चाल दिया है। चाल जो है, जो भी है चाल, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर देना है। समय जितना लग रहा था उसमें भी 3 घंटे की कमी हो जाएगी। तो दो चीज़ें नहीं दिया है, इन दोनों को हमें पता करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। तो माना माना गाड़ी की चाल, क्योंकि गाड़ी की चाल तो दिया नहीं है, एक दूरी समान चाल, गाड़ी की समान चाल है ना, रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, समान मीन्स एक समान चाल, एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल हो गया जो कि एक समान चाल है। ठीक है, और इस चाल से जब गाड़ी हमारी चलती है तो दूरी कितनी तय करती है, 480 किलोमीटर तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, एक सूत्र हम सभी जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र सबको पता है ना। तो चाल कितना, जो कि हमने मान रखा है x, x हो गया। दूरी कितना तय करेगा भाई, 480 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है, समय को मैं मान लेता हूँ t। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, दूरी इतना, लगा समय, लगा समय बराबर t, घंटे, आवर में, क्योंकि यहाँ पर भी घंटे में दिया है। ठीक है, तो t समय हो गया, क्योंकि समय भी हमने मान रखा है। और आगे चल के जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चाल में कमी करोगे तो समय 3 घंटा अधिक हो जाएगा।
तो समय भी हमें पता होना चाहिए कितना समय लगा। तो यहाँ से मैं समय निकाल लेता हूँ, यहाँ से टी को इधर कर लो और एक्स को इधर कर दो। टी बराबर 480/x, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसको बनाएंगे हम समीकरण 1, क्योंकि ये हमारा क्या है, समय। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अभी तक जो हमने सॉल्व किया है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने किया। अब हम आगे की कहानी को देखेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, प्रश्नानुसार, ये हमारे अनुसार था क्योंकि यक्स और टी इन सारी चीज़ों को हमने अपने से माना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कितना हो जाएगा। पहले कितना था, यक्स, अब उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है, तो यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। ठीक है। 3 घंटा समय अधिक लग रहा है, तब समय, समय कितना हो गया भाई, 3 घंटा अधिक लेता है। तो पहले कितना ले रहा था, इतना ले रहा था, अब 3 घंटा अधिक लेगा। मतलब कि पहले था हमारा टी हावर, अब कितना ले रहा है, 3 घंटा अधिक, तो इतना, ये हो गया घंटा या हावर। टी के स्थान पर टी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, 480/x+3। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 1 से गुणा कराओगे तो 480 हो जाएगा, एक्स का 3 में होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, समय। इस समय निकल के हमारा आ गया। समय किस कंडीशन में, प्रश्न के अनुसार, जब चाल में 8 किलोमीटर हमने कम कर दिया स्पीड को और समय कितना बढ़ जा रहा है, 3 घंटा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कह रहे हैं कि अब बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण कौन सा बनेगा। तो ठीक है भाई, फिर से हम वही सूत्र लगा देंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल कितना हो गया है, यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो बदलेगी नहीं, दूरी वही है हमारा, है ना, 480 किलोमीटर ही दूरी रहेगी, बटे समय, समय यहाँ पर है, तो इसको हम लिखेंगे 480+3x डिवाइड बाई एक्स। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें द्विघात समीकरण बना लेना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसी को उठा के हमने इधर कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये पूरा यहाँ पे 480 से भाग कर रहा है,
इस पूरे को जब हम उठा के इधर ले जाएंगे तो इस पूरे से क्या करेगा, गुणा करेगा। तो x माइनस 8 पहले से है, और इस पूरे को इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, गुणा करेगा, जो कि 480 प्लस 3x डिवाइड बाई x है। ठीक है, बराबर 480 बचेगा यहाँ पर पहले से, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस 8 480 प्लस 3x, ठीक है, बटे x बराबर 480। ठीक है, क्योंकि गुणा आमने सामने होता है तो इस बटे को पूरा बढ़ा सकते हो। यक्स यहाँ पर भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करा लेते हैं। यक्स का गुणा 480 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 480 यक्स। यक्स का गुणा 3x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, -8 का गुणा इसमें करा दो, माइनस और प्लस, माइनस हो गया, 8 शून्यम शून्य, 8 अट्ठाईस 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38, कितना आ गया भाई, 38, मतलब 3840। 8 का गुणा कहाँ गया भाई, 8 का गुणा 480 में हो चुका है। ठीक है, अब -8 का गुणा +3x में कराओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 तिरिक 24x, 8 तिरिक 24x। ठीक है, इस पूरे का गुणा इसमें करा दिया गया है। x को उठा के इधर कर दो, 480x। ठीक, तो इस प्रकार से अब x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो इसको सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ 3x स्क्वायर। उसके बाद x वाली घात 480 प्लस में है, 480 x जो कि प्लस में है, और माइनस में 24x है, माइनस में 24x है। ठीक है, माइनस में 24x है। अच्छा, 480x बराबर के इधर है, इसको जब इधर ले आओगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -480x। ठीक है, इस चीज़ को हमने इधर ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर की घात को लिख दिया गया है, एक्स की सभी संख्याओं को लिख दिया गया है, एक्स के साथ जो भी हैं, और जो हमारा सी है, मतलब अचर, सॉरी ये माइनस में है, ये हमारा किस में है, माइनस में, 3840, 3840 बराबर 0। इस तरीके से अब जो चीज़ें जुड़ रही जोड़ दो, जो घट रही है घटा दो। 480x यहाँ पर देखोगे तो प्लस में है, 480x यहाँ पर देखोगे तो माइनस में है, तो प्लस माइनस ये आपस में कट के क्या हो जाएंगी, 0। बचा क्या हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। क्या सभी में 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 24, 3 अट्ठे 24, हाँ ठीक है, 3 सब में कॉमन मिल जाएगा, तो 3 को मैं कर लेता हूँ कॉमन। देखो 3 यहाँ से जा चुका, 3 एकम 3, ठीक है, 3 अट्ठे 24 ये हो गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, और एक 0। ठीक है, बराबर 0। 3 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, 0 से भाग करने पर पूर्ण रूप से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फाइनल जो हमारे पास बन रहा है द्विघात समीकरण, ये बन रहा है।
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण आपका बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना था, छोटा सा पॉइंट है, हालांकि पॉइंट क्या है, बस ऐसे ही देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा था, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बड़ा लगा हो या लेंदी लगा हो, तो उसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं। एक तो द्विघात समीकरण हमें कोई मिल जाएगा इस रूप में, ठीक है, इसी को हमें हल करना है कितनी विधियों से, दो विधि, कौन कौन सा, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, इसमें हमें सूत्र पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एक पॉइंट और जो कि डिस्कस किया गया था, विविक्त कर, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और डी का जो मान होता है वो ये ब्रैकेट के, सॉरी, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वही होता है। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें इस पूरे चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है। एक तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, दूसरा श्रीधराचार्य विधि से उसको हल करना, तीसरा जो है, जो हम द्विघात समीकरण हल करेंगे उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब कि यक्स का जो मान निकल के आएगा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, अलग अलग आएंगे दोनों मान, या एक जैसे दोनों मान होंगे, या काल्पनिक होगा, उस चीज़ को हम कहाँ से पता करेंगे, डी से, विविध कर से। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।